मुनाफे की मंडी में जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के भी हिसाब से आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। और हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं। तरुण सत्संगी हैं ओरिगो ई मंडी से, साथ ही जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से, और हमारे साथ अमित सजेजा होंगे मोतीलाल ओसवाल से। इसके साथ ही खाने के तेल की खबरों पर एक अहम खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ बीबी मेहता होंगे, जो सी के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आप चारों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात आज कच्चे तेल की होगी, जहां पर $100 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव अब आ चुका है। यहां से और कितनी नरमी की उम्मीद करनी चाहिए? तरुण जी, सबसे पहले बताइए, कच्चे तेल को लेकर आपका रुख क्या है? मॉर्निंग विशुमान जी। वेल, जैसा कि लास्ट वीक कहा या लास्ट 2 वीक से हमारा स्टांस है, आई थिंक अभी भी वीकनेस शॉर्ट टर्म में प्रिवेल करेगा। और जिस तरीके से कल स्टेटमेंट आया कि 1 मिलियन बैरल पर डे, आई थिंक इतना सप्लाई होगा, क्योंकि 1980 जब से रिजर्व बनाना चालू किया है, फर्स्ट टाइम इतना सप्लाई होगा पर डे के हिसाब से। एंड टोटल जो उन्होंने क्वांटम डिसाइड किया 240 मिलियन बैरल्स का किया हुआ, विच इज अ ह्यूज अमाउंट इन इटसेल्फ। तो ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में जो वीकनेस है वो कंटिन्यू करेगा। ग्रेजुअली $95 जैसे ही उसके नीचे सस्टेन करना चालू करेगा प्राइसेस, देन हमें लगता है 85 से $80 तक प्राइस आ सकते हैं। वहां पर हो सकता है कि बेस बनाने की कोशिश करें, बट जिस तरीके से अंडरटोन है, जिस तरीके से हमने एक लास्ट मंथ देखा $130 तक प्राइस गए तो 100 के नीचे आए, तो अप्रैल 2020 में जब फर्स्ट टाइम प्राइसेस नेगेटिव गए थे, तब हमने चार्ट में भी स्पाइक लगते हुए देखा था। आफ्टरवर्ड्स हाई साइड पर स्पाइक लगा है, विच इज इंडिकेटिंग कि अभी जब तक $130 के ऊपर प्राइस नहीं जाएंगे, अल्टीमेटली टेक्निकली ऑल्सो प्राइसेस जो रहेंगे इधर साइडवेज रहेंगे या सॉफ्ट पर रहेंगे। हमारा ऐसा मानना है $80 से $85 आ सकता है 9x का प्राइस। एंड डोमेस्टिक वर्सेस की बात करते हैं, ग्रेजुअली 6,000-6,500 के बीच में प्राइस आने के लिए। नितिन, आपका क्या व्यू है कच्चे तेल को लेकर? आपको लग रहा है कि यहाँ से और नरमी आएगी? अच्छा, ठीक ठाक गिरावट आ चुकी है महीने भर में। अगर 8 मार्च के जो लेवल्स थे वहां से देखें तो करीब करीब 25 से 30% की कमजोरी आ चुकी है। और कितनी वीकनेस आपको यहाँ पर दिख रही है कच्चे तेल में? फंडामेंटली कोई भी एस्पेक्ट्स ऐसे स्ट्रांगली दिखा नहीं रहे हैं कि कुछ ज्यादा पॉजिटिविटी का ट्रेंड जो है वो देखने मिले, अनलेस एंड अनटिल एनीथिंग सरप्राइज फ्रॉम ओपेक कम्स की प्रोडक्शन को लेकर के बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते हैं, या फिर रशिया यूक्रेन की तरफ से कुछ विवाद आ जाता है कि सप्लाई जो है वो यूरो में आनी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शॉर्टेजेस हो सकती है फ्रॉम रशिया। अपार्ट फ्रॉम दैट बड़ी चिंता खाली बस एक चाइना के अंदर जो कोविड के जो केसेस हैं उसकी है। दूसरे कई सारे जो ट्रिगर्स हैं वो अवेटेड रहेंगे आगे चलते हुए, उसके कारण से प्राइसेस के अंदर आउटलुक जो है वो चेंजेस आते रहेंगे। अंडरटोन अगर हम देखने जाएंगे ब्रॉडली तो मार्केट जो है फिलहाल करेक्टिव मूड में है। एनी राइज, शार्प राइज या जब भी एक स्पाइक मिलता है प्राइसेस के अंदर, तब सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि प्राइसेस जब तक 8,000 के नीचे हैं एमसीएक्स पर, तब तक कोई बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं है वीक चार्ट्स में। लोअर लेवल्स पे सपोर्ट जो है वो भी काफी दूर है, अराउंड 6900 से लेके 6950। मुझे लग रहा है कि पहले 6900 के आसपास के लेवल्स छूने की कोशिश कर सकता है क्रूड ऑयल का मार्केट। उसके बाद जो है वो एक रिव्यू लेना पड़ेगा कि वहां पर प्राइसेस अगर सपोर्टिव जोन्स दिखाते हैं तो वहां से बाउंस आते हैं कि नहीं। बट अंडरटोन मुझे लग रहा है अभी भी बेरिश है। ओवरऑल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाकर रखें। स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो 7500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें सेलिंग साइड में। 7400 के 7400 73 75 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज है कि जिस तरह से कल के दिन प्राइस ने शाम के सत्र में एक सेलिंग मोड दिखाया था, तो मुझे लग रहा है आज फिर से वो कंटिन्यू हो सकता है। और लगातार 3 दिन से नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है, तो मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू रहना चाहिए आज के दिन भी। ओके, चलिए अब कच्चे तेल के बाद अब खाने के तेल की बात करें। वहां पर भी महंगाई को लेकर सरकार काफी फोकस्ड हो गई है और सरकार लगातार नए फैसले ले रही है। खाने के तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार के साथ खाद्य तेल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के जितने भी प्रतिनिधि थे उनके साथ कल एक अहम बैठक हुई। बैठक में सी और आईवीपीए के प्रतिनिधि वहां पर शामिल हुए और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीबी मेहता भी आगे होंगे। लेकिन उस बैठक में क्या कुछ था बताने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता समीर दीक्षित है। समीर, बताइए क्या था बैठक का मुद्दा? देश में खाद्य तेल की कीमतों पर काबू रखने के मकसद से सरकार ने
एक अहम बैठक करी। खाद्य सचिव ने एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल से जुड़े हुए तमाम संगठन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक करी। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक में खाद्य सचिव और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ में SEAI IVPA इनके प्रतिनिधि भी मौजूद थे। और सरकार की तरफ से साफ संदेश यह है कि जिस तरीके से मुनाफाखोरी या जमाखोरी की खबरें आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस पे संगठन सरकार का साथ दे ताकि इस तरीके की जो एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं, इस तरीके की जमाखोरी या मुनाफाखोरी की जो गतिविधि है, इस पर रोक लगाई जाए और इसके चलते जो खाद्य तेल की कीमतें हैं उस पर काबू रखा जा सके। तो इस पर संगठनों से साथ में आने की बात यहां पर इस अहम बैठक में की गई। इसके अलावा जो बाजार में MRP में अगर किसी तरीके का बदलाव आया है एडिबल ऑयल की MRP पर, तो बदले हुई MRP पर ही तेल ग्राहकों को बेचे, इसका भी साफ संदेश यहां पर इन तमाम प्रतिनिधियों को दिया गया है ताकि वो आगे जाकर के रिटेलर्स को ये संदेश बाईपास कर पाए और लोगों को यानी कि ग्राहकों को इसका फायदा पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो 8 बड़े राज्यों में केंद्र सरकार की तरफ से जो भेजी गई टीम है और वो जो एक्शन ले रही है, इन 8 राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। यहां पर एडिबल ऑयल के लिए जो सरकार मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एक्शन ले रही है, लगातार छापेमारी कर रही है, सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रही है। तो जो फीडबैक ग्राउंड से सरकार को आ रहा है वो भी इन संगठनों के साथ में साझा किया गया और उनके साथ चर्चा की गई है और साफ तौर पे यही कहा गया है कि अभी एडिबल ऑयल की कीमतें जो हैं उसको स्थिर रखने में सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन रूट लेवल से एसोसिएशन और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों को भी इसमें साथ देना होगा ताकि ग्राहकों को इसका अंतिम फायदा पहुंचाया जा सके। सूत्र ये बता रहे हैं कि इसके आगे चल करके सरकार यानी कि केंद्र जो है वो राज्यों के साथ भी समीक्षा बैठक करेगी और कोशिश यही होगी कि ऐसे दौर में जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, एडिबल ऑयल की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। शुक्रिया समीर पूरी डिटेल्स के लिए। हमारे साथ वीवी मेहता साहब भी हैं, CKED हैं। सर स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर जिस तरह की कार्रवाई 1 अप्रैल से शुरू हुई है 8 राज्यों में, इसको लेकर क्या अहम सुझाव आप लोगों की तरफ से सरकार को दी गई है? क्या स्टॉक लिमिट की जो सीमा है उसे बढ़ाया जा सकता है क्या? ठीक, आपने सारी चीजें तो बता दी। कल क्या डिस्कशन हुआ था जी। बेसिकली गवर्नमेंट भी चिंतित है, इंडस्ट्री भी चिंतित है, जैसे भाव बढ़ रहे हैं। मगर 1 महीने के पहले रेट आप देखें और कल, तो 1 महीने से भाव नीचे आ रहे थे। पाम जो $2000 पे पहुंचे वो भी नीचे सर आ रहे थे। फिर 1 वीक से फिर से वापस प्राइस ऊपर जाने लगी। तो गवर्नमेंट उसके लिए एक इंडस्ट्री को एडवाइस दी कि अब अपने मेंबर को बताइए कि भाई अपनी भाव स्थिर रखे और MRP नहीं बढ़ाए, रादर MRP कम करे। सॉल्वेंट एक्सट्रा एसोसिएशन ने ऑलरेडी अपने मेंबर को एडवाइस दे दी चुके कि आप MRP जो है कम करें और साथ में सप्लाई चेन मेंटेन करें। साथ में एक दूसरा इश्यू था जो होलसेल और रिटेल लेवल पे जो स्टॉक लिमिट है काफी कम है, उसके वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। तो हमने फूड सेक्रेटरी साहब को ये भी रिक्वेस्ट की कि आप जो होलसेल और रिटेल का जो स्टॉक लिमिट है वो बढ़ा दीजिए। खासतौर पे ऐसा करना चाहिए कि 15 दिन का उसका जो लास्ट 6 महीने के एवरेज है वो उसकी स्टॉक लिमिट होनी चाहिए ताकि कोई तकलीफ न हो, सप्लाई चेन चालू रहे। बाकी एक चीज जरूर है, जो भाव बढ़ रहे हैं वो अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि अपनी जो डिपेंडेंस है 65% इंपोर्टेड ऑयल है और इंपोर्टेड ऑयल ऊपर ही अगर ऊपर रहा तो नेचुरली लोकल प्राइस भी ऊपर रहेगी। इट मूव्स इन अ टेंडम। अगर इंडिया से भाव ऊपर गए तो साथ में आपका लोकल प्राइस ऊपर जा रही है। इतना अच्छा है अपने के लिए कि वी हैड मूंगफली का बड़ा अच्छा क्रॉप था, उसके बाद में सोयाबीन भी ठीक रहा और अभी जो मस्टर्ड का 11 या 12 मिलियन तक का जो क्रॉप की बात कर रहे हैं वो भी एक सप्लाई कंफर्ट लेवल दे रहा है। और अभी जो न्यूज आ रहा है कि काफी अरावल अच्छी हो रही है मस्टर्ड की और उसके जो क्रसिंग भी ठीक चल रहा है, तो उसके वजह से लोकल सप्लाई है। जहां तक सनफ्लावर की बात है कि हमारा हर महीने का टोटल डिमांड, टोटल कंजम्पशन एडिबल ऑयल कुछ 18 लाख टन है, उसमें से सनफ्लावर डेट से 2 लाख टन का था। अभी जो वॉर के वजह से जो रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उसके वजह से अरावल में डिस्टर्बेंस हुआ है। पहले लगभग 65% यूक्रेन से आता था, 20-25% रसिया से आता था और ईस्टर्न ब्लॉक से, और 10% अर्जेंटीना से आ रहा है। अभी ब्लैक सी में जो यूक्रेन के पोर्ट बंद है, यूक्रेन के प्लांट बंद है, उसके डिस्टर्ब जरूर हुआ है। मगर अभी जो मार्च का भी मैं देख रहा, मार्च में भी काफी 2 लाख टन सनफ्लावर आए जो 24 फरवरी के पहले जो वेसल निकल गए थे वो मार्च में आए हैं।
और अप्रैल में भी हमारी उम्मीद है कि लाख टन के ऊपर सल्फर आएगा, चाहे रसिया का 2 पोर्ट खुले वहां से भी आ सकता है, अर्जेंटीना से आ रहा है। मगर जो आज रेट चल रहा है $2100-2200 है, वो एक बड़ी समस्या है कि इतने महंगा तेल लाके क्या हम यहाँ बेच सकेंगे। तो थोड़ा शिफ्टिंग भी होगा जो सनफ्लावर के जो आपने बोला कि मस्टर्ड की आवक बहुत बढ़ गई है और बम्पर फसल भी है, रिकॉर्ड उत्पादन की भी उम्मीद है सर, लेकिन जो भरपाई करनी है सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट की, क्या हम सोया तेल, पाम तेल और मस्टर्ड के जरिए कर पाएंगे? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सनफ्लावर ऑयल की डिमांड है 1.5 से 2 लाख टन की, मगर कोर डिमांड पकड़े, कोर डिमांड में डाई हार्ड खाने वाला सनफ्लावर ऑयल वो 1 लाख टन से ज्यादा नहीं है। जो होरेका सेगमेंट में जो सनफ्लावर यूज होता था वो शिफ्ट हो जाएंगे पामोलिन में या तो सोयाबीन में। नॉर्थ इंडिया में पूरे अभी मस्टर्ड का इतने अरावल है और सस्ता तेल है, सनफ्लावर सोया से सस्ता तेल मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंड सस्ता है, तो उसमें स्विच ओवर हो जाएगा। बाकी जो वॉर हुआ है उसकी असर तो कोलेटरल डैमेज तो होता ही अपने को भी पता है, बट वी हैव टू मैनेज इट यार। ओके सर, अब एक और सवाल स्टॉक लिमिट को लेकर, हालांकि आप लोग इंडस्ट्री की तरफ से सवाल ये सुझाव दिए गए हैं कि स्टॉक लिमिट की जो सीमा है उसे बढ़ाया जाए, लेकिन जो करंट लेवल है स्टॉक लिमिट की, क्या और जो करंट भाव है, मौजूदा भाव पर कोई भी स्टॉक करना चाहेगा, कोई भी जमाखोरी करना चाहेगा? क्योंकि भाव इतने ऊंचे हैं, क्या पता आगे तो डेफिनेटली भाव नीचे आएंगे, तो ऐसे में क्या जमाखोरी संभव है? मेरे ख्याल से संभव नहीं है। छोटा होलसेलर को या तो रिटेलर ज्यादा नहीं रखे कितने महंगे, और सामने दिखता है कि अगले 2-3 महीने में भाव नीचे आने वाले हैं। जब भाव ऊपर बढ़ रहा है तो थोड़ा नीचे लोअर लेवल पे होलसेलर रिटेलर थोड़ा स्टॉक करते हैं। तो जब भी अभी सबको सामने दिख रहा है कि मार्च के जो फरवरी के भाव से उससे कम से $200 नीचे आया। बेरिंग लास्ट वीक में फिर से $50 ऊपर गया, पर जो अगले कोट आ रहा है अप्रैल मई जून का कोट आ रहा है वो $50 नीचे आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारा भाव ऊपर जा रहे इसके स्टॉक करें। दूसरा, देश में एडिबल ऑयल प्राय क्वांटिटी में है, ऐसा नहीं कि हमारे पास सनफ्लावर नहीं तो बीजा कोई तेल नहीं, काफी तेल है हमारे पास। ये सोयाबीन है, मस्टर्ड है, राइसबर्न है, कॉटनसीड ऑयल है, काफी तेल है, और जितना चाहे इतना मिलेगा कंज्यूमर को। और हमारी एक फर्ज बन जाती है कि हम सप्लाई चेन मेंटेन करें ताकि कंज्यूमर को तकलीफ नहीं हो। तो जहां तक प्राइस का लेवल है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अपनी डिपेंडेंस 65% इंपोर्टेड पे है, तो उसके वजह से लोकल मार्केट में भी थोड़ा ऊपर और नीचे हो सकता है। पर साथ में एक सिल्वर लाइन ये भी है, ये जो दाम ऊपर है, ये साल आप देखें खरीफ में बुआई कितनी जबरदस्त होगी, चाहे सोयाबीन हो चाहे ग्राउंडनट हो, सबकी एरिया एक्सपांशन होगा। ग्राहकों को कब तक राहत मिलेगी? जो एंड कंज्यूमर्स है उनको कब तक राहत की उम्मीद करनी चाहिए? जो सस्ता खाने का तेल मिलना शुरू हो जाएगा मई से, जून से, क्या टाइमलाइन होना चाहिए? जून के बाद में मार्केट कूल डाउन होने वाली है। पर एक चीज मैं और भी बता दूं, लास्ट 10 साल से 80-90 रुपए का तेल के भाव रहे, जबकि बाकी सारे कमोडिटी भाव ऊपर गए हैं। तो अभी एक गवर्नमेंट चाहती है कि किसान को सबसे बढ़िया दाम मिले, तो गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि कंज्यूमर को सस्ता तेल मिले। ये कैसा हो सकता है? एक लिमिट तो आप 120 रुपए के करीब अभी तेल के दाम रहेंगे तो कंज्यूमर को भी कंफर्ट लेवल वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और साथ में वही भाव से किसान भी खुश रहेगा, तो अपना एरिया बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। तो दोनों के बीच में बैलेंस तो करना ही है। कब तक हम किसान को छोड़ देंगे? हम अर्बन कंज्यूमर जो है ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा भी तकलीफ होती है तो चिल्लाते हैं, किसान का कौन सुन रहा है? तो मैं तो ये चाहता हूँ कि किसान को सबसे बढ़िया दाम मिले ताकि वो तिलहन की उत्पादकता बढ़ाए और अपना जो डिपेंडेंस है 65% नीचे लाए। सर, लेकिन गैर जो खाने के तेल की खेती नहीं करने वाले किसान भी तो कंज्यूमर्स हैं, उनको भी तो खाने के तेल खरीदने में होते हैं। मैं बोल रहा हूँ, तो किसान का पहले सोचो। हम अर्बन कंज्यूमर ज्यादा अपने लिए सोचते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम इंडस्ट्री वाले, फिर भी मैं आज किसान की बात कर रहा हूँ। किसान की बात करूँ, इस किसान को सही दाम मिलेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी। आपने वक्त निकाला हमारे लिए और तमाम पहलुओं पर चर्चा की, और लग रहा है कि जून से प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, लेकिन ऊंचे भाव जो है वो आपको आदत डालनी पड़ेगी, ऐसा कहना, तभी किसानों को बेहतर भाव मिल पाएंगे। शुक्रिया मेहता जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वापस से नॉन एग्री मार्केट की। गोल्ड और सिल्वर की बात रह गई थी। अब
अमित सचेजा भी हमारे साथ हैं। अमित जी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या व्यू है? आज भी दबाव दिख रहा है, क्या वजह आपको लग रही है गोल्ड सिल्वर में दबाव की, और क्या शाम तक रिकवरी आ जाएगी? जी नमस्कार विष्णु जी। देखिए जो कंटिन्यूअस तेजी हमने डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखी है, यानी यूरो, पाउंड और येन जो इंटरनेशनल मेजर जिसे हम कहते हैं करेंसीज में, जब तक ये दबाव में रहेंगे तब तक गोल्ड में जो बढ़त होगी वो सीमित होगी। यानी हम एक दायरे में देख रहे हैं और उस ऊपरी दायरे की तरफ जब जाएगा तो वहां से हम देखेंगे कि दोबारा जो है दबाव बरकरार रहेगा। तो ये दायरा जो है 52,000 से 52,100 के करीब है मेरे हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट्स में, और यहाँ से दोबारा प्राइसेस फिसल कर 51,500 से 51,400 तक जा सकती हैं गोल्ड में। और चांदी में यही जो दायरा है ये 68,000 से 67,500 के बीच का है। तो उस दायरे में अगर प्राइसेस जाती है तो वहां से बिकवाली कर सकते हैं, और डाउनसाइड में मेरा मानना है कि 65,800 तक दाम फिसल सकते हैं। चलिए, तो कॉल बता दूं, गोल्ड की जो कॉल है इनकी 51,450 के टारगेट के लिए आप यहां पर बेच सकते हैं, और चांदी बेचना है 65,800। अमित जी की कॉल है गोल्ड और सिल्वर पर बिकवाली की। अब जतिन, आप क्या मानते हैं? आपको भी लगता है कि यहां पर गोल्ड और सिल्वर को आज बेचकर ही जाना चाहिए? मुझे लग रहा है रेंज मार्केट रहेगा। अपॉर्चुनिटी जो है वो दोनों तरफ बनेगी। हालांकि लोअर लेवल्स पे कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा कम रह सकता है, गिवन द फैक्ट दैट कि ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं साइडवेज हो चुका है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। स्पेशली गोल्ड के अंदर अगर हम देख लें तो ऑलमोस्ट हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 10 दिन से प्राइसेस जो है इनफैक्ट मार्च 20-25 तारीख से लेके अब तक एक रेंज में कारोबार करता हुआ देखने मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम एक स्पाइक जो नीचे की तरफ आई थी 51,200 से लेके 52,200, ये जो 1000 पॉइंट की जो रेंज है इसके अंदर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो इस 1000 पॉइंट की रेंज के हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो अभी फिलहाल हम मध्यम लेवल पे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब भी 52,000 के आसपास मिलते हैं, 51,900, 51,950 के आसपास मिलते हैं, तब सेल कीजिए और 52,100 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। और लोअर लेवल्स पे जब भी 51,300, 400 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो 51,000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय कीजिए। तो फिलहाल मेरे लिए ट्रेंड न्यूट्रल है गोल्ड के अंदर। साइडवेज मार्केट है, उसको साइडवेज की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम जो भी स्पाइक आ जाती है उसको डिस्काउंट करें और रेंज मार्केट को प्ले करें रेंज की। ओके, अब तरुण जी, बुलियन मार्केट पर आपका व्यू आज के लिए? आई थिंक मैं शॉर्ट टर्म देखता नहीं हूँ, इंट्राडे बेसिस का मैं मार्केट देखता नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म का भी मैं जरूर दूंगा। वेल सर्टनली साइडवेज मार्केट हो चुका है, बट जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स अगेन 100 पॉइंट को क्रॉस करने वाला है, एंड जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर इन केस रशिया यूक्रेन के वॉर का एंड होता है तो ये एक ऐसा काउंटर है जिसमें एक बार सेल ऑफ फिर से आते हुए देखेंगे। दो नो डाउट 50,500 काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है डोमेस्टिक बोर्सेस के अंदर, 52,100 का काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। बट जब तक 52,100 के ऊपर नहीं जाएगा तो मैं उसके आसपास शॉर्ट करने की शॉर्ट सलाह दूंगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन 50,500 का लेवल गोल्ड को ब्रेक करना चाहिए, एंड समवेयर क्लोज टू 48,000, 48,500 गोल्ड के प्राइस ऑपरेट आने चाहिए। चलिए, अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। अमित जी, कोई दो टॉपिक बताइए बेस मेटल्स में। आज हालांकि रेंज में ही कारोबार है, हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है, आधे % के आसपास। जिंक, एल्युमिनियम और कॉपर मजबूत है, क्या करें इन तीनों ही काउंटर पर? जी, आज के दिन में मेरे हिसाब से बेस मेटल्स में एक रिकवरी की संभावना है। हालांकि ये जरूर कहूंगा कि अपसाइड भी सीमित है। तो अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो ऐसा लगता है कि 276 से 77 के बीच बाइंग बनेगी, और अपसाइड में 281 से 282 तक भी दाम जाएंगे। सिमिलरली कॉपर में मेरा मानना है कि 824 से 825 तक के दाम दिख सकते हैं। और जिंक में शॉर्ट कवरिंग मूव जो प्राइसेस को लगभग 355 से 56 तक लेके जा सकता है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपसाइड जो होगा, यहाँ पर भी एक दायरे का मार्केट है तो अपसाइड सीमित होगा, बट प्योरली इंट्राडे बेसिस पे बाइंग का ऑब्जेक्टिव लेके चला जा सकता है। यानी बाइंग की सलाह है कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक में। जतिन जी, जिंक काफी चल गया है, हालांकि आज हल्की तेजी है, 350 के आसपास अभी भी बना हुआ है। आपको लग रहा है कि अभी भी मौके हैं यहाँ पर खरीदारी के? डे ट्रेडिंग पर्पस से डेफिनेटली यस विश्व जी। जो काउंटर्स मोमेंटम में रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड जो है वो जारी रखते हैं। तो मुझे लग रहा है 351 के आसपास के लेवल जो डे ट्रेडिंग पर्पस से अच्छे हैं। अगर हम देखें तो उसने बेस बनाने की कोशिश जो है वो कर चुका है 350 के आसपास। जब भी प्राइसेस आते हैं वहां से बाउंस आ रहे हैं, 350 के नीचे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर रहे हैं प्राइसेस में वो।
मुझे लग रहा है थोड़ा कंटिन्यू रहना चाहिए। हायर लेवल्स पे 355 356 के लेवल्स जो है वो आने चाहिए पहले, अनलेस एंड अनटिल कुछ सेलिंग जो आनी भी है तो वो आई थिंक वहां से आएगी। प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का रूप आ रहा है और एक ट्रेंड रिवर्सल मुझे दिख रहा है चार्ट्स के अंदर। अच्छी खासी बढ़त जो है वो यहाँ से होनी चाहिए। ऑफकोर्स स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है कमोडिटी में अभी फिलहाल इस तरह से मार्केट है। 349 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय रिकमेंडेशन रहेगी। बाय ऑन टिप्स का स्ट्रेटेजी बनाइए जिंक के अंदर। हायर लेवल्स पे 355 356 के टारगेट्स के लिए और वहां पे प्रॉफिट भी बुक कर लेना। नेचुरल गैस काफी चल चुका है, 1.5 से 2% की तेजी दिखा रहा है, 486 आ चुका है, आपके टारगेट के पास ही आ गया है। क्या अभी भी खरीदे नेचुरल गैस की, छोड़ दें अब? एक्चुअली अभी भी टारगेट जो है कहीं ना कहीं 490 495 के आसपास के बनाकर चल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स के ही मार्केट है ये भी, नेचुरल गैस का मार्केट भी। जब तक 475 के ऊपर है तब तक डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बाय। 495 करूं? यस, मॉडिफाई कर सकते हैं 495 के, 490 से 495 के, और बाइंग जो लेवल है वो 480 के आसपास है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर देखें तो 490 का टारगेट ठीक रहेगा मेरे हिसाब से पहला वाला। दूसरा टारगेट जरूर 495 का कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से मसालों की। तरुण जी, मसालों में आज मुनाफा वसूली हावी हो गई है, क्या लग रहा है और गिरावट आएगी यहाँ से? गिरावट आएगी तो फिर भी बाय साइड में जाना चाहिए क्योंकि हमने काफी स्टीपर रैली आते हुए देखा कोरिएंडर में, टर्मरिक में एंड जीरा के अंदर। तो इट्स अ मेयर काइंड ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग ओनली। एंड हमें ऐसा लगता है 1 या 2 दिन की गिरावट के बाद में 1 सेकेंड इसमें रैली आते देखेंगे इस काउंटर के अंदर। तो आई थिंक अभी भी हैंग ऑन टू द लॉन्ग पोजीशंस एंड अगर किसी ने बाय करना है तो वो डिप्स का वेट करे। शॉर्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी इन तीनों कमोडिटीज के अंदर। ओके, आप ग्वार पे फटाफट बता दीजिए, यहाँ भी आज बिकवाली दिख रही है, ग्वार में क्या करना चाहिए तरुण जी? जैसे कि लास्ट टाइम कहा था 6500 6600 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, प्राइसेस इसके ऊपर चल नहीं पा रहे हैं और आई थिंक ये रेड जोन में है कमोडिटी, ज्यादा एक्टिविटी रिसेंटली हमने देखी नहीं है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 200 हियर एंड देयर प्लस और माइनस का रेंज रहेगा जिसमें प्राइस एक्टिविटी रहेगी। नॉट टू मच इज एक्सपेक्टेड ऑन द डायरेक्शनल साइड इन दिस कमोडिटी। शुक्रिया तरुण जी आपका, जतिन जी आपका, अमित जी आपका, आप तीनों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक कमोडिटी मार्केट का बताया, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। चलिए, कम मुनाफे की मंडी में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक अहम अपडेट दे दें कि हर साल की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ। एक ऐसा मंच जहां भारत के आर्थिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस मंच पर आपको इकोनॉमी, कॉर्पोरेट जगत, शेयर बाजार, राजनीति, कूटनीति के देशी और विदेशी दिग्गजों को सुनने का मौका मिलता है। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष की थीम है द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। तो तैयार हो जाइए टाइम्स नेटवर्क के साल के सबसे बड़े कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए।